एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पे शन काफ़ी ज़्यादा ही थका हुआ था और उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। लू की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ही खराब थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए साकामोटो कहते हैं कि उन्हें पता है आगे क्या करना है। जिसके बाद वो सभी आ जाते हैं एक बाथ हाउस के सामने। शन साकामोटो से कहने लगता है कि क्या ये सेफ होगा, तो साकामोटो कहते हैं कि बॉडी को आराम देना भी काफी ज्यादा जरूरी है। शिन इस चीज के बारे में काफी गहराई से सोचने लगता है, लेकिन साकामोटो उससे चलने के लिए कहते हैं। शिन फिर बताता है कि वो पहली बार किसी बाथ हाउस के अंदर आ रहा है। बाथ हाउस का ओनर बैठ करके सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा बोरिंग है, लेकिन उसे अपने फादर की वजह से ये करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे साकामोटो आ जाते हैं कुछ चीजों को खरीदने के लिए। साकामोटो के चेहरे को देख करके ओनर सोचने लगता है कि उसने उनके चेहरे को कहीं पे देखा है। तभी वो समझ जाता है कि साकामोटो वही हैं जिनके ऊपर बाउंटी रखी गई है। साकामोटो टावल खरीदने के लिए कहते हैं, तो फिर ओनर नीचे झुक करके टावल को निकालते हुए चेक करता है और उसे समझ में आ जाता है कि असल में यही साकामोटो है। और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है 1 बिलियन की बाउंटी को देख करके। फिर ओनर सोचने लगता है कि उसके जैसे छोटे मोटे हिटमैन के सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, वो किसी भी कीमत पे फेल नहीं हो सकता। साकामोटो और शिन दोनों ही तैयार हो जाते हैं टब के अंदर जाने के लिए और ओनर छुप करके उन्हें देख रहा था। साकामोटो काफी तेजी से सोप लगाते हैं जिससे वो काफी हैरान होता है। शिन फिर उनसे जेट बाथ के लिए कहने लगता है, तो फिर वो दोनों वहां पे जा करके आराम करने लगते हैं। ओनर ने पहले ही फ्री टाइम के अंदर सारी जगहों पे ट्रैप लगा रखे थे। फिर शिन सोचता है एक बटन को दबाने का, और वो जैसे ही बटन को दबाने जा रहा था, ओनर ने तभी ट्रैप्स को रिमोट की मदद से एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहां के जेट की पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है और शिन हवा में फेंका जाता है। शिन को इससे काफी ज्यादा चोटें भी लग गई थी और वो कहने लगता है कि वहां पे कोई वार्निंग होनी चाहिए। दो बच्चे इसे देख करके काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। ओनर को भी लगता है कि साकामोटो भी इससे नहीं बच पाएंगे, लेकिन साकामोटो वहां पे काफी आराम से लेटे रहते हैं और उनके लिए ये प्रेशर बिल्कुल सही था, जिससे शिन भी काफी हैरान होता है और साथ ही साथ बाकी सभी भी। साकामोटो तभी शिन से कहते हैं स्वाना के अंदर चलने के लिए। ये देख कर के ओनर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो लोग खुद ही उसके जाल के अंदर फंसने जा रहे हैं। वो दोनों स्वाना के अंदर आ जाते हैं और शिन थोड़ा सा और ज्यादा तापमान को बढ़ाने का सोचता है, जिसके बाद वो चारकोल के ऊपर पानी डालने का सोचता है, लेकिन असल में वहाँ पे चारकोल के बजाय केरोसिन था, जिससे वहाँ की आग काफी ज्यादा ही तेज हो जाती है। ओनर को लगता है कि अब वो लोग इससे नहीं बच पाएंगे, लेकिन साकामोटो को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनर को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर साकामोटो किस चीज के बने हुए हैं। शिन को भी इतनी ज्यादा हीट से दिक्कत होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बैठा रहता है, लेकिन इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही वो लोग कोल्ड बाथ के अंदर जाते हैं जहाँ पे शिन की हालत दोबारा से खराब हो जाती है, लेकिन साकामोटो उसे एंजॉय करते हैं। फिर वो लोग वाटरफॉल के नीचे बैठते हैं। ओनर उसकी भी फोर्स को बढ़ा देता है। शिन इसे सह नहीं पाता, लेकिन साकामोटो को कुछ भी नहीं होता। साकामोटो फिर शिन को लेकर के बाहर आ जाते हैं और वो बेहोश हो चुका था। बाहर उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद साकामोटो शिन को एक चेयर के ऊपर बैठा देते हैं। ओनर इन चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। हाना तभी कहने लगती है टेबल टेनिस खेलने के लिए, तो फिर लू और साकामोटो आपस में टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। उन्हें देख करके ओनर भी गिव अप करने का सोचने लगता है, क्योंकि वो वैसे भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। फिर वो सोचने लगता है कि किस तरीके से ये बाथ हाउस उसे उसके फादर से मिला है, लेकिन उसने शुरू में मना कर दिया था बाथ हाउस को इनहेरेंट करने से, क्योंकि वो एक हिटमैन बनना चाहता था। उसके फादर ने कहा था कि वो इतना ताकतवर नहीं है, और शायद उन्होंने सही कहा था। तभी कोई उसका नाम लेता है तारू कह करके, और उनकी आवाज सुन करके ओनर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो दोनों इंसान किसी बुली के जैसे दिख रहे थे, जिसके बाद वो कहने लगते हैं तुम तो शहर गए थे ना कुछ बड़ा करने, तुम यहाँ पे वापस आ गए। तारो उन लोगों से कहने लगता है कि वो लोग यहाँ पे बेकार में दिक्कत ना करें और चले जाएं। ये सुन करके उनमें से एक बुली कहने लगता है कि क्या तुम अपने कस्टमर से इस तरीके से बात करते हो, और तारो को स्लैप कर देता है। उस थप्पड़ की वजह से तारो को काफी ज्यादा चोट लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
तारो सोचने लगता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। साकामोटो ये सारी चीजें देख रहे थे, जिसके बाद वो एक टेनिस की बॉल मार देते हैं उनमें से एक बुली के सर के ऊपर, और वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। दूसरा बुली इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तारो के चेहरे को पकड़ के कहने लगता है, आखिर तुमने क्या किया। तभी साकामोटो अपने मुंह से आइसक्रीम के स्टिक को निकालते हैं और उसकी ओर फेंक देते हैं, और दूसरा बुली जा करके आइसक्रीम की स्टिक की वजह से वहीं पे लटक जाता है। इन सारी चीजों से तारो को समझ में आ जाता है कि ये साकामोटो ने किया है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो माफी मांगने लगता है क्योंकि वो असल में साकामोटो को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर के साकामोटो कहते हैं कि उन्हें ये जगह काफी पसंद आई और वो यहाँ पे दोबारा आएंगे। तारो भी ये सुनकर के खुश हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि लेजेंडरी असैसिन भी रिटायर कर गया। फिर वो अपने फादर को कॉल करता है और कहने लगता है कि वो बाथ हाउस को इनहेरेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं ये कहते हुए कि वो नालायक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो कि प्लेन से बाहर आता है। उसके साथ और भी काफी सारे लोग थे और वो यहाँ पे अपनी मैडम को वापस ले जाने के लिए आए थे। फिर हमें शिन और साकामोटो को दिखाया जाता है और शिन कहने लगता है कि वो बाथ हाउस जाने के बाद और भी ज्यादा थक चुका है। तभी वहाँ पे लू आ जाती है 2 कोला को ले करके और शिन से कहने लगती है कि एक नॉर्मल कोला है और एक उसका बनाया हुआ स्पेशल कोला। वो शिन से चुनने के लिए कहती है और शिन एक कोले को चुन लेता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खराब रहता है। शिन कहने लगता है कि क्या उसे कोला बनाना भी नहीं आता। तो फिर लू बताती है कि उसने सिप और सिप अपने घर पे शेफ का बना हुआ खाना ही खाया था। फिर शिन को भी याद आ जाता है कि असल में लू एक माफिया की बेटी है। शिन तभी लू से पूछता है कि क्या उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर लू कहती है कि उसे ये जगह ही ज्यादा पसंद है। ये सारी चीजें एक इंसान बैठ करके सुन रहा था, जिसके बाद वो साकामोटो के सर पे बंदूक रख देता है। फिर वो फायर भी कर देता है, लेकिन साकामोटो ने बुलेट को रोक लिया था अपने फोक की मदद से। शिन के भी सर के ऊपर बंदूक रहती है, लेकिन शिन उसे मार के गिरा देता है और साकामोटो ने उस इंसान को टेबल के ऊपर बिछा दिया था। उसके चेहरे को देख करके लू से पहचान जाती है और कहती है, वू टैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वू टैंग बताता है कि वो यहाँ पे उसे लेने के लिए आया हुआ है। साकामोटो पूछते हैं कि क्या ये उसका भाई है, लेकिन लू बताती है कि असल में ये माफिया का मेंबर है। वू टैंग फिर कहने लगता है कि माफिया को अपने नए लीडर की जरूरत है, इसलिए लू को उसके साथ वापस चलना होगा। और वैसे भी ये जगह बिल्कुल भी लू के रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी ज्यादा ही इंफीरियर हैं। ये सुनकर के शिन कहने लगता है कि आखिर वो इंफीरियर कैसे कह रहा है। वू टैंग तभी ध्यान से देखता है लू के चेहरे को और उसके नाक के अंदर से खून बहने लगता है। सारा खून लू के चेहरे के ऊपर चला जाता है, तो फिर वो रोने लगती है। तभी सभी पूछते हैं वू टैंग से कि वो ठीक है ना, तो वू टैंग हाँ कहता है। शिन भी फिर लू के चेहरे को साफ करने लगता है। लू फिर याद करने लगती है कि बचपन से ही वू टैंग काफी ज्यादा अजीब था और हर जगह उसका पीछा करता था। वू टैंग अपने मन में सोच रहा था कि वो हमेशा से ही लू को प्रोटेक्ट करता आया है। लू तभी साफ साफ कह देती है कि वो साकामोटो की दुकान के अंदर काम करना चाहती है। वू टैंग लू को फोर्स नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने एक और प्लान सोच रखा था। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि शायद उन्हें इस चीज को एक मुकाबले से ही खत्म करना होगा। शिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर वू टैंग कहता है कि वो लोग माफिया की ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ये कहते हुए पीछे भागने की कोशिश कर रहा था। वू टैंग फिर कहने लगता है कि मुकाबला माफिया के हिसाब से होगा। शिन कहता है कि उन्हें किसी भी तरह के मुकाबले में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। वू टैंग तभी कहने लगता है साकामोटो से कि क्या वो नहीं जानना चाहते कि उनके सर के ऊपर बाउंटी किसने रखी। साकामोटो ये सुन के कहते हैं कि वो खुद पता लगा लेंगे और वो इसके लिए लू को दांव पे नहीं लगाएंगे, लेकिन तभी लू कहती है कि वो इस चीज के लिए तैयार है। शिन लू को मना करता है, तो फिर लू कहने लगती है कि वो लोग जैसे भी करके इस चीज को जीत जाएंगे और आसानी से पता लगा लेंगे कि आखिर बाउंटी किसने रखी है।
साकामोटो भी लू के फैसले को मान जाते हैं। वू टैंग उन्हें शाम का टाइम दे करके वहाँ से चला जाता है और वो जाते हुए भी लू के कॉन्फिडेंस के बारे में ही सोच रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वू टैंग उन्हें रात के टाइम पे ले जा रहा था एक काफी सुनसान जगह से। शेन फिर कहने लगता है कि आखिर वो लोग किस जगह पे आए हैं। वू टैंग कहता है कि यहाँ पे ही मुकाबला होगा, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को चेंज करना होगा। शेन और साकामोटो के लिए काफी बेकार सा चेंजिंग रूम था और लू के लिए काफी ज्यादा ही अच्छा सा। लू फिर वहाँ पे रखी ड्रेस को पहन लेती है और बाकी सभी भी अपने सूट को पहन लेते हैं। वू टैंग फिर वहाँ के दरवाजे को खोलता है और वो लोग एक पार्टी के अंदर आ जाते हैं। वू टैंग बताता है कि ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है और यहाँ पे लोग गैम्बल करने और सोशलाइज करने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर तरह का गैम्बल किया जाता है। वू टैंग उन लोगों को 30 मिलियन येन देता है और कहता है जो भी सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। लू तभी कहने लगती है कि ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि भले ही वू टैंग फाइट नहीं कर सकता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन सारी चीज़ों के अंदर और वो काफ़ी होशियार भी है। लेकिन फिर भी वो लोग जीत सकते हैं क्योंकि शिन के पास माइंड रीडिंग की पावर है। लेकिन शिन कहने लगता है कि उसे नहीं पता यहाँ के रूल्स के बारे में और साकामोटो को भी नहीं पता रहता। वू टैंग तभी जाकर के एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और गैम्बल करना शुरू कर देता है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि किस तरीके से एक इंसान ने पूरे 30 मिलियन येन को ही एक बार में दांव पे लगा दिया और असल में ऐसा वू टैंग ने ही किया था और वो जीत भी जाता है और उसके पैसे ट्रिपल हो जाते हैं। शिन और साकामोटो भी तैयार हो जाते हैं गैम्बल करने के लिए। तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। तनाका काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई। सेबा तभी कहने लगता है कि उन लोगों को फूड ट्रक खोल लेना चाहिए। सेबा ये सुन करके कहता है कि शायद यही उनका आखिरी ऑप्शन है। फिर वो लोग एक फूड ट्रक को खोल लेते हैं। सेबा बैठ करके गाना सुन रहा था, लेकिन तानाका काफी नर्वस था क्योंकि उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे थे। सेबा को भूख लगी रहती है तो फिर वो खुद के लिए ही खाना बनाने लगता है। तानाका को भी भूख लगी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पे लू आ जाती है हाना और आओई के साथ। तानाका तुरंत ही लू को पहचान लेता है। सेबा ये देख करके तुरंत ही अपने आप को इनविंसिबल कर लेता है, लेकिन तानाका वहीं पे खड़ा रहता है तो वो काफी घबरा जाता है और बैटर को खुद के ऊपर ही गिरा लेता है। लू तभी हाना को दिखाने लगती है कि एक क्रीम रोल हवा के अंदर उड़ रहा है। आओई को ये काफी ज्यादा पसंद आता है और लू को शक भी नहीं होता। क्रीम रोल के हवा में उड़ने वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और उनका फूड ट्रक काफी ज्यादा फेमस भी हो जाता है।